friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि यूनिट 2 से रिलेटेड है, कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। और आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। और मैं बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक को मैंने पार्ट्स में कवर अप किया है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक के ऊपर जितने भी वीडियोस आए पार्ट्स में आप उन सभी को देखें, उसके बाद अपने नोट्स बनाएं कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका कैसे आंसर लिखेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको इससे ज़्यादा सिंपल और इजी कंटेंट आपको इस टॉपिक के ऊपर कहीं और नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट जैसे टॉपिक को कवर अप किया गया है अलॉन्ग विद देयर फीचर्स। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है ये सिविल सर्विस से भी रिलेटेड है और सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि बताइए कि ये जो फीचर्स हैं ये किस चार्टर से रिलेटेड है, किस एक्ट से रिलेटेड है या किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सेकंड पॉइंट दैट इज द कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेके 1850 तक चलती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को तैयार करने का जो मेन सोर्स मैंने यूज़ किया है वो है एम लक्ष्मीकांत, जो कि इंडियन पॉलिटी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम कहते हैं कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट तो इसका क्या अर्थ होता है। कॉलोनियल रूल इन इंडिया मीन्स द टाइम व्हेन द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड रूल ओवर इट। कॉलोनियल रूल इन इंडिया का मतलब होता है वो समय जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल किया और उसके ऊपर रूल किया अर्थात शासन किया। दे मेड देयर ओन लॉज एंड यूज इंडियाज लैंड, मनी एंड रिसोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने लॉस बनाए, नियम बनाए, कानून बनाए, लेकिन उन्होंने क्या यूज़ किया, इंडिया का लैंड यूज़ किया, मनी यूज़ किया और रिसोर्सेज यूज़ किए अपने फ़ायदे के लिए। दिस रूल लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स एंड चेंज इंडिया इन मैनी वेज। तो ये जो ब्रिटिश रूल था या हम कह सकते हैं इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो ये जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया ये बहुत सालों तक चला और कहीं ना कहीं इसने इंडिया को बहुत तरीके से इसके अंदर चेंजेस लेके आया। इंडियन फार्मर्स, वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज सफ़र अ लॉट। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल की वजह से जो इंडियन फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे और जो इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड बिजनेसेस वर डिस्ट्रॉयड। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे, जो बिजनेसेस थे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गए। एजुकेशन एंड कल्चर वर ऑल्सो अफेक्टेड एंड द पीपल हैड फ्यूअर राइट्स। जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो कल्चर था, जो ब्रिटिशर्स रूल के आने से पहले जो फॉलो होता था, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ ब्रिटिश रूल की वजह से और लोगों के पास बहुत कम राइट्स थे। ओवरऑल ब्रिटिश colonial रूल कॉज poverty, inequality एंड पेन फॉर many इंडियंस। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ब्रिटिश ने इंडिया को रूल किया तो हम उनकी वजह से बहुत सारे इंडियंस को क्या फेस करना पड़ा, पोवर्टी, इनइक्वालिटी अर्थात असमानता एंड पेन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। अब हम समझते हैं कि जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड द कॉलोनियल स्टेट तो इसका क्या अर्थ है। Constitutional development and the colonial state in India refer to the changes in laws and rules made by the British to control the country। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया का मतलब है ये उन सारे चेंजेस के बारे में बताता है जो लॉस में हुए, जो रूल्स में हुए, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ओके, क्या करने के लिए, जिससे कि वो इंडिया को कंट्रोल कर सके। These changes were made through different acts like the Government of India Act of 1858, 1919 and 1935। तो जो भी ये चेंजेस किए गए, कैसे किए गए, एक्ट्स के द्वारा किए गए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का हो गया, 1919 हो गया या फिर 1935 हो गया। द ब्रिटिश गेव
इंडिया द ब्रिटिश गेव लिमिटेड पावर टू इंडियंस। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियंस को लिमिटेड पावर दिया, बट मोस्ट कंट्रोल रिमेन विद देम। लेकिन मेन अभी भी कंट्रोल किसके पास होगा, ब्रिटिश के पास होगा। दीज डेवलपमेंट्स वर मेड टू कीप पावर विद द ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट्स हुए ये क्यों हुए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के पास पावर उन्हीं के पास रहे, वाइल ट्राइंग टू काम ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द इंडियन फ्रीडम। और कहीं ना कहीं जो इंडियन इंडियन की डिमांड थी कि उनको फ्रीडम चाहिए, इस डिमांड को वो कम कर सके। ऑल्दो इंडियंस वर गिवन सम राइट्स टू वोट एंड बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ इंडियंस को कुछ राइट्स मिले, जैसे कि वो वोट कर सकते थे या फिर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते थे। रियल पावर स्टेड विद द ब्रिटिश, लेकिन रियल पावर किसके पास रहा, ब्रिटिशर्स के पास रहा। दीज चेंजेस स्लोली लेड टू द डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। तो कहीं ना कहीं जो इतने सारे बदलाव हुए, तो कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर और ज़्यादा जागरूकता हुई और उन्होंने क्या किया, अपनी फुल डिमांड फुल इंडिपेंडेंस की बात की, उसके लिए वो लड़े। अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ट्रेडर्स। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में कब आते हैं, 1600 में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए आ रहे, और वो क्या बन के आते हैं, वो एक ट्रेडर्स के रूप में आते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन 1765 दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मैनेज जस्टिस, दैट इज दीवानी राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो 1765 में जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये राइट मिल गया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और जो जस्टिस है उसे मैनेज कर सकते हैं। कौन सी एरियाज में, बंगाल हो गया, बिहार हो गया एंड उड़ीसा हो गया। थर्ड, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, दैट इज सेपॉय मुटनी, द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो 1857 रिवॉल्ट के बाद, रिवॉल्ट को हिंदी में क्या कह सकते हैं, विद्रोह कह सकते हैं, जिसे हम सेपॉय मुटनी भी कहते हैं। द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। फोर्थ, ब्रिटिश रूल कंटिन्यू टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ब्रिटिश रूल इंडिया में कंटिन्यू रहा, कब तक रहा, जब तक कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गया 1947 में। फिफ्थ, द a constituent assembly was formed in 1946 to draft the constitution which came into effect in 1950। एक constituent assembly बनाई जाती है 1956 में, जिसका मेन काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी और जो 1950 से इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। सिक्स्थ, many parts of our constitution and political system are based on British rule। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश रूल से इन्फ्लुएंस है। देयर वर टू मेन फेजेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल के दो मेन फेजेस हैं। पहला है द कंपनी रूल, 1773 से लेके 1858 तक। सेकेंड है क्राउन रूल, 1858 से लेके 1947 तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी रूल के बारे में। द कंपनी रूल, जिसका टाइम पीरियड है 1773 से लेके 1858 तक, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। चलिए उसके हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज़। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो पहली ऐसी इंपॉर्टेंट लॉ है जो क्या करती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर, जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस लॉ को बनाया गया है कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसे कंट्रोल कर सके। सेकेंड, made the governor of Bengal more powerful, giving him control over Bombay and Madras governors। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उनको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ओके, अब वो कंट्रोल कर सकते थे कि नहीं, जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के। थर्ड, created an executive council of 4 members to help him। फर्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं जो हेल्प करेंगे, किसे हेल्प करेंगे, गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। सेट अप अ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता विद अ चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है कोलकाता में, उसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। Stop company official from doing private trade or taking gifts
एंड ब्राइब्स। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसने जो कंपनी के ऑफिशियल्स है उनको मना कर दिया कि आपको कोई भी अब प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है और ना ही कोई ब्राइब लेना है या फिर कोई गिफ्ट लेना है। गिव ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बहुत ज़्यादा पावर दे दिया, किसे दिया, गिव ब्रिटिश कंट्रोल मोर कंट्रोल ओवर द कंपनी की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी को और ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है। A court of directors was formed to report on revenue, civil and मिलिट्री मैटर्स। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जिसका मेन काम था कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड और मिलिट्री मैटर से रिलेटेड। अब हम समझते हैं अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के बारे में। दिस एक्ट करेक्टेड मिस्टेक ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जो अमेंडिंग एक्ट है 1781 की, उसने जो भी मिस्टेक्स थे, जो भी गलतियां या खामियां होंगी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसे करेक्ट किया, उसे सही किया। इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स ऑफ द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फर्स्ट, द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर नॉट आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। जो गवर्नर जनरल होंगे या फिर जो उनकी काउंसिल होंगी उनको आंसरेबल नहीं होना है, किसे, सुप्रीम कोर्ट को, फॉर थिंग्स डन इन देयर ऑफिशियल रोल। जब भी वो अपना मतलब कोई भी उन्होंने कार्य किया हो, जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं उस समय, तो उस एक्टिविटी के लिए वो अगर कोई केस हो सुप्रीम कोर्ट में तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है। इवन कंपनी सर्वेंट्स वर एग्जेम्प्टेड। हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी के सर्वेंट्स है उन्हें भी कहीं ना कहीं ये राइट मिली हुई थी कि वो भी आंसर नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। एग्जेम्प्टेड को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम इम्यून कह सकते हैं। हिंदी में इसे कह सकते हैं कि उनको भी ये कहीं ना कहीं छूट मिली हुई थी। सेकेंड, रेवेन्यू मैटर्स लाइक टैक्स कलेक्शन वर रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो मतलब जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है उसने जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पहले पावर होगा रेवेन्यू मैटर्स जैसे टैक्स कलेक्शन जैसे मैटर को देखना, अब उनके पास ये पावर नहीं है, अब वो इस मैटर को नहीं देखेंगे। थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट was to follow Hindu laws for Hindus and Muslim laws for Muslim in personal matter। जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो किसी हिंदू केस से डील करता है, ओके, तो वो क्या यूज़ करेगा, जो भी हिंदूज के लिए लॉज बनाए गए हैं पर्सनल मैटर्स रिलेटेड उन्हें फॉलो करेगा। और जब वो किसी मुस्लिम रिलेटेड केस से डील करेगा तो उसे किसे फॉलो करना होगा, जो मुस्लिम लॉज हैं मुस्लिम पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड उसे फॉलो करना होगा। फोर्थ, इफ समवन वांटेड टू अपील अ केस इट वुड गो टू द गवर्नर जनरल काउंसिल नॉट द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी को कोई केस अपील करना है तो वो कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, उसे जाना होगा गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। फिफ्थ, द गवर्नर जनरल काउंसिल कुड मेक रूल्स एंड लॉज फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड द काउंसिल। जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसके पास ये पावर है कि वो रूल बनाएगी, लॉज बनाएगी, किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट के लिए एंड काउंसिल के लिए। अब हम समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फर्स्ट, सेपरेटेड बिजनेस वर्क एंड पॉलिटिकल वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की है उसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दो वर्क है सेपरेट, इसने क्या किया, जैसे बिजनेस वर्क और पॉलिटिकल वर्क को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट वर्क्स। सेकेंड, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल बिजनेस वाइल अ न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल लुक्ड आफ्टर पॉलिटिकल मैटर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो जो बिजनेस रिलेटेड मैटर्स होंगे उनको देखेंगे और जो न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल मैटर्स को देखेंगे। दे स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है इसने डबल गवर्नमेंट की सिस्टम को मतलब कि स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। थर्ड, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड फुल पावर ओवर सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके पास फुल पावर है सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड। फोर्थ, इंडिया वॉज ऑफिशियली कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही हम कह सकते हैं इंडिया को पहली बार ऑफिशियल रूप से कहा गया कि वो ब्रिटिश की एक पोजेशन है। ओके, ब्रिटिश पोजेशन का आप क्या कह सकते हो कि वो ब्रिटिश के कब्जे में है। Act of 1786। In 1786, Lord Cornwallis became the Governor General of Bengal। इस 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं बंगाल के। ही हैड टू कंडीशन बिफोर ज्वाइनिंग। तो उन्होंने दो शर्तें रखी ज्वाइन करने से पहले। फर्स्ट, ही शुड बी अलाउड टू ओवर रूल हिज काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस। कि उनको ये राइट मिले कि जो भी काउंसिल डिसीजन हो स्पेशल केसेस से रिलेटेड वो उसे ओवर रूल कर सकें। ओवर रूल को आप क्या कह सकते हैं, एबॉलिश कर सकें, ओके, या अस्वीकार कर सकें या फिर उसे
रद्द कर सकें। ही वुड ऑल्सो एक्ट एज द कमांडर इन चीफ हेड ऑफ द आर्मी। तो कहीं ना कहीं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, नाउ ही विल बी द कमांडर इन चीफ, आर्मी के एक हेड होंगे। द एक्ट ऑफ 1786 अलाउड बोथ। तो कहीं ना कहीं जो इनके दो कंडीशन थे उन्हें फुलफिल कर लिया गया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम समझते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। द गवर्नर जनरल गॉट मोर पावर ओवर हिज काउंसिल। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत जो गवर्नर जनरल थे उनको ज़्यादा पावर मिल गई अपने काउंसिल के ऊपर। सेकेंड, ही ऑल्सो गॉट मोर कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर मिल गई कि और ज़्यादा वो कंट्रोल कर सकते हैं बॉम्बे को, मद्रास को। द कंपनी ट्रेड मोनोपोली वॉज एक्सटेंडेड फॉर 20 मोर ईयर्स। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी मोनोपोली को और एक्सटेंड कर दिया गया 20 मोर ईयर्स, और 20 सालों के लिए। फोर्थ, द कमांडर इन चीफ वुड नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ द काउंसिल अनलेस स्पेशली अपॉइंटेड। जो कमांडर इन चीफ हैं वो काउंसिल का हिस्सा तब तक नहीं होंगे जब तक कि उन्हें स्पेशल तरीके से अपॉइंट ना किया जाए। Fifth, the board of control and staff would be paid from Indian revenue, not from the Britain। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे या जो स्टाफ थे उनकी अब पेमेंट कहाँ से मिलेगी? जो इंडियन रेवेन्यू है उनसे, ना कि ब्रिटेन से। Charter Act of 1813। First, it ended the company trade monopoly in India। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने जो कंपनी की मोनोपोली थी भारत में उसे खत्म कर दिया। Now all the British merchants could trade except in tea and China trade which stayed with the company। तो जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट थे अब वो ट्रेड कर सकते थे, लेकिन उन्हें कहाँ पे इजाज़त नहीं मिली थी कि वो जो टी का होता है ट्रेड उसमें वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, और ना ही चाइना की ट्रेड में, क्योंकि वो राइट जो टी और चाइना ट्रेड रिलेटेड है वो अभी भी ब्रिटिश की जो कंपनी है उसके कंट्रोल में है। सेकेंड, द एक्ट कन्फर्म ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी ओवर इंडियन टेरिटरी। तो चार्टर एक्ट 1813 ने ये कन्फर्म किया कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो इंडियन टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर रही है, अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है। थर्ड, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू कम टू इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेट पीपल। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको ये इजाज़त मिल गई, उनको परमिशन मिल गई कि वो भारत में आ सकते थे, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकते थे और लोगों को एजुकेट कर सकते थे। फोर्थ, द एक्ट इनकरेज द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इंडियंस लिविंग इन ब्रिटिश टेरिटरी। तो कहीं ना कहीं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था उसने इनकरेज किया किसे, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसे, जो भी इंडियंस रहते हैं कहाँ पे, ब्रिटिश टेरिटरीज में। फिफ्थ, it gave power to local government in India to collect taxes from the people and punish those who did not pay। तो कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने पावर दिया लोकल गवर्नमेंट को भारत में कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, ओके, लोगों से, अगर कोई ना करे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लास्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है वो आखिरी स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ। सेंट्रलाइजेशन को आप क्या कह सकते हो, केंद्रीकरण करना। द की फीचर ऑफ दिस एक्ट वर्ड, चलिए अब हम समझते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के क्या की फीचर्स हैं। फर्स्ट, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, नाउ ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गिविंग हिम ऑल पावर सिविल मिलिट्री ओवर ब्रिटिश टेरिटरी। तो उनके पास सभी पावर थे, सिविल हो या मिलिट्री से रिलेटेड हो, ब्रिटिश टेरिटरी के ऊपर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अ सिंगल गवर्नमेंट रूल ओवर ऑल ब्रिटिश कंट्रोल लैंड इन इंडिया। ये पहली बार था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत एक सिंगल गवर्नमेंट होगी जो ब्रिटिश कंट्रोल लैंड इन इंडिया में उसके ऊपर रूल करेगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो पहले इंडिया के गवर्नर जनरल बने। सेकेंड पॉइंट, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर राइट टू मेक लॉस। जो गवर्नर थे बॉम्बे के, मद्रास के, अब उनके पास ये पावर नहीं था कि वो लॉ बनाए। ओनली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुड मेक लॉस फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब सिर्फ जो गवर्नर जनरल इंडिया का है वही सिर्फ लॉ बना सकता था जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अर्लियर लॉज आर कॉल्ड रेगुलेशन, न्यू लॉज वर कॉल्ड एक्ट्स। तो पहले जो लॉ बनते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन अब जो नए लॉज बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें एक्ट्स कहा जाएगा। थर्ड,
इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़। तो कहीं ना कहीं इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी बिजनेसेस थे, एक्टिविटीज़ थे, उसे ख़त्म कर दिया। द कंपनी नाउ ओनली वर्कड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर गवर्नेंस। तो जो अब कंपनी थी, अब वो कैसे कार्य कर रही है, वो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई है जो सिर्फ गवर्नेंस का काम कर रही है, अर्थात बस वो रूल कर रही है, शासन कर रही है। द कंपनी लैंड इन इंडिया वर टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। तो जो कंपनी लैंड इंडिया में है, वो एक ट्रस्ट के रूप में ब्रिटिश क्राउन के पास रहेंगे। फोर्थ, इट प्रपोज अ मेरिट बेस्ड सिस्टम फॉर सेलेक्टिंग सिविल सर्वेंट। तो कहीं ना कहीं इसने प्रपोज किया कि अब हम सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या फॉलो करेंगे, मेरिट बेस्ड सिस्टम यूज़ किया जाएगा। इट सेड इंडियंस शुड ऑल्सो गेट अ चांस इन सिविल सर्विस जॉब। तो कहीं ना कहीं हमें पता चला इस एक्ट के तहत कि जो इंडियंस हैं उनको भी मिलना चाहिए कि वो भी सिविल सर्विस जैसे जॉब करें। बट दिस वॉज अपोज एंड नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन कहीं ना कहीं इस डिमांड को अपोज किया गया, इसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली। सो द रूल वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, इसलिए ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।